नमस्कार, जय हिंद। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उन्होंने अपने 4 साल पूरे कर दिए। 4 साल बेमिसाल है ना। और इन 4 सालों में दोनों ही राज्यों में क्या हुआ है इस पर बात करना बनता है ना। भारतीय जनता पार्टी को यदि आप देखें तो उत्तराखंड में मुझे जश्न नहीं दिख रहा। उसका कारण है कि इन्हें तो मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। आपने देखा कि 4 साल पूरे होने के कुछ समय पूर्व इन्हें मुख्यमंत्री बदल देना पड़ा। मुख्यमंत्री इन्होंने क्यों बदला ये आप भी जानते हैं। ऑब्वियस है कि काम ठीक से नहीं कर रहे थे। भाई, महिलाओं पर जो लाठियां भांजेगा, क्या उसे मुख्यमंत्री उस राज्य का बनाया जा सकता है जिस राज्य को बनाया ही महिलाओं के बलिदानों से गया है। महिलाओं पर इन्होंने ना केवल लाठियां भांजी, परंतु जिस प्रकार से यहाँ पर पहले जो महिलाओं के प्रति सम्मान होता था वो खत्म तक कर दिया। महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। महिलाओं के साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पहले जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत TSR-1, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया वो उत्तराखंड की जनता नहीं भूलेगी। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल लचर है। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर आप बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ खुशियों की सवारी एक गाड़ी चलती थी कि जो एम्बुलेंस थी खास उन महिलाओं के लिए जो महिलाओं को डॉक्टर तक जाना हो, जिनका प्रसव होने वाला हो, तो उनके लिए ये खास गाड़ी होती थी। इसको बंद करके रख दिया। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा चलाया जाए, मगर ये सरकार क्या करेगी। सरकार करना ही नहीं चाहती। और देखिए कि 108 की जो गाड़ियां हैं, पहले जिस प्रक्रिया से उसमें लोगों को नौकरियां दी गई, अचानक सरकार के दिमाग में आया हम सरकार हैं और उन्होंने प्रक्रिया ही बदल दी। प्रक्रिया बदल देने से जो 717 कर्मी थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जी हाँ, 717। और उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि जब उन लोगों को निकाल दिया गया तो उनकी उम्र कईयों की 40-45 साल, 50 साल की भी है। अब उन्हें नई नौकरी नहीं मिलेगी। वो जीवन के एक स्तर के पर रहने लगे और अब वो नौकरी के बिना हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि क्या किया इस सरकार ने। ये सरकार अपने आप को बहुत लोगों का बताती है, लेकिन ना तो ये हमारे युवाओं को नौकरी दे पाई। बेरोजगारी जो है वो चरम पे है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आयुष कॉलेज है, मतलब आयुर्वेद के कॉलेज, भाई हम आयुर्वेद की जननी माना जाता है उत्तराखंड को, हमें माना जाता है। लेकिन जिन कॉलेजेस को खोला गया उनमें बहुत सारे कॉलेजेस इनके जो मंत्री हैं उनके हैं। इनमें एक नाम है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की बेटी का एक कॉलेज है। एक कॉलेज मंत्री जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में है, डॉक्टर हरक सिंह रावत, उनके बेटे का है। और आपका कौन सा कॉलेज है या आम जन के कितने कॉलेज है मुझे नहीं पता, होंगे कुछ, मगर शुरुआत कहां से हुई। और ये बात मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि जिस वक्त शुरुआत करी गई होगी, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो मेडिकल MBBS के कोर्स में नहीं निकल पाते होंगे, मगर साइंस के छात्राएं होंगे, वो आना चाहते होंगे, तो उन्होंने एडमिशन लिया होगा कि चलो हम आयुर्वेद में हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने अचानक से फीस बढ़ा दी। और कैसे बढ़ाई, अगर फीस थी 70,000 रुपए, जैसे पहले साल 70,000 दिए, दूसरे साल 70,000 दिए, क्योंकि नया फील्ड था, अब उसमें बहुत सारे बच्चे आने लगे, ये फील्ड बड़ा होता गया, तो इन्होंने क्या किया, उसमें 70,000 से 2.25 लाख तक की फीस कर दी। तो मतलब 3rd ईयर में 2.25 लाख। अब इसको भी कैसे किया इन्होंने कि जो 1st ईयर और 2nd ईयर में हुआ और फिर 3rd ईयर से 4th ईयर में पहुंच गया, उसको कहा कि अब 2.25 लाख फीस है और अब तुम इस साल की भी 2.25 लाख दो और पिछले साल की भी 2.25 लाख दो। और अगर आपने पहला 1 साल किया तो आपको 2.25 लाख के हिसाब से पिछले भी बकाया 2 साल का देना था। तो छात्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए
और वहां से उन्हें रिलीफ मिली। तो ऐसी सरकार किसे चाहिए? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हिंदुत्ववादी सरकार, हिंदुओं की सरकार नहीं। आप हमेशा इसमें गलती कर जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है। हिंदू तो वो होता है जो हिंदू कुश पहाड़ों के इस तरफ रहता है, इसीलिए हम लोगों को हिंदू कहा जाता था। जो हिंदू कुश माउंटेन्स पर्वत के इस तरफ रहते थे, उधर की तरफ जो मिडिल ईस्ट वगैरह थे, ऑटोमन्स थे, और जो यूरोप में जो बाकी लोग थे वो लोग, और इधर के लोगों को हिंदू कुश पहाड़ी के इधर के लोगों को हिंदू लोग कहा जाता था। धर्म तो सनातन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के बारे में बात जरूर करती रहती है, लेकिन ये हिंदुत्ववादी है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सनातन धर्म से अलग है। हिंदुत्व तो एक किताब थी जो वीर सावरकर ने लिखी थी, जिसको हेडगेवार ने पढ़ा और बड़े प्रेरित होके उन्होंने जो है अपना आपका ये बनाया, ये सारा हिंदू महासभा, उसके बाद आरएसएस भी आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आरएसएस को बनाया उन्होंने, और किस प्रकार से आपको बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में 51 ऐसे मंदिर हैं जिनको अधिग्रहण करने के लिए इस सरकार ने एक देवस्थानम बोर्ड बनाया, ताकि उसमें जो चढ़ावा आता है ना उस पे भी पूरी नजर, गंदी घटिया नजर के बारे में ही बात कर लेते आज। वो गंदी घटिया नजर इस पे पड़ गई, और ताकि ये पैसा इनके हाथ में आ जाए। ये मैटर जो है हमारे जो 4 धाम के मंदिर हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, यहाँ के जो पंडा पुरोहित है वो इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलनरत है, और ये मैटर्स अब कोर्ट में चल रहे हैं। हाई कोर्ट में एक केदारनाथ वाला मैटर जो है, उन पंडा पुरोहित उन्हें रिलीफ नहीं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, चले गए। जो बाकी हैं उनके मैटर्स भी इसमें चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देख ले कि किस प्रकार से हिंदुत्ववादी सरकार जो है वो मंदिर का चढ़ावा भी खाना चाहती है, और ये मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के कि किसी भी सरकार के अंदर इतनी ताकत भी रही होती। अगर किसी ने ये किया है तो समझ लीजिए कि ये मोदी जी के इशारे पे किया गया है। मोदी जी को आपने देखा आजकल लंबी दाढ़ी, एक वीडियो आया है, डालूंगी उसको भी, अवश्य देखिएगा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी के अंदर है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है कि पुरुलिया का एक नजर, और पुरुलिया एक जगह है पश्चिम बंगाल में। गाड़ी के अंदर आवाज आ रही है, उन्होंने मतलब कोई टेप चला रखा है जिसमें आ रहा है मोदी मोदी। बाहर का तो सुनाई कहाँ दे रहा है क्योंकि शीशे चढ़े हुए, और वो उसमें हल्की हल्की आवाज आ रही है मोदी मोदी, और ताली बजा रहे हैं। मतलब हद ही होती है परसेप्शन। और आप लोग देखेंगे और आप कहेंगे कि जी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो उन पर लाठियां भांजी गई कुछ दिन पहले, क्योंकि उन्होंने 1.5 लेन की सड़क की मांग को लेकर वे लोग आंदोलनरत थे, और विधानसभा का सेशन जो है वो गैरसैंण में चल रहा था, वे उधर की तरफ जा रहे थे, भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाठियां करवा दिया। आपको यहाँ पे एक और बात बतानी चाहती हूँ, ये जो मुख्यमंत्री थे ये इतने मतलब विंडिक्टिव थे कि अगर किसी से उन्हें किसी पे गुस्सा आ जाए तो उसका काम तक रोक सकते थे। तो और भाई हम तो उनके खिलाफ बोलने वाले, उनके मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले, तो काम तो कैसे होने देते, काम तो रोकना था, काम तक रोक दिया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस काम के लिए उन्होंने स्वयं ऑर्डर किया था, स्वयं कहा था, उस काम को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोका। आप मुझे बताइए, आप लोगों को जोड़ते हैं, और अगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका विरोध किया जा रहा है आप मेरा काम रोकेंगे, तो मुझे फिर किस बात की फिक्र है? फिर तो मैं आपका विरोध खुले तौर पे और भी आसानी से करूंगी, वरना तो कहीं पे एक बार खुल लग सकता है कि मुझे नहीं लगता, मगर मैं वैसे कह रही हूँ कि उनके बारे में बहुत कुछ ना कहा जाए, कुछ चीजों में आप थोड़ा सोच लीजिए, है ना। लेकिन ठीक है, लेकिन अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश जो है उसको उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बहुत लोगों ने कहा। मैंने उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पे पढ़ाई करी है, एक सेंट जॉन्स कॉलेज है आगरा में, वहां पर, और दूसरी जगह है आईटी कॉलेज, इजाबेला थोबर्न कॉलेज लखनऊ में। इन दोनों जगहों पे मैंने पढ़ाई करी, और पहले तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो मेरे लिए उत्तर प्रदेश जो है उसके साथ मेरा बहुत लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि मैंने वहां समय बिताया है, पढ़ाई करी है। और आज
आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट जी के समय में क्या बन गया है उत्तर प्रदेश। पॉक्सो अधिनियम का अगर आप देखें तो जो महिलाओं बच्चियों के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, आपको बता दूं कि देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के साथ तो आप जानते हैं कि क्या हुआ। आपको ये भी बता दूं कि एनसीआरबी का जो डेटा है 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध महिलाओं के विरुद्ध हुए हैं। अगर आप टोटल अपराध देखेंगे 2019 का जो डेटा है 4,05,861 केसेस पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में 59,853 केसेस महिलाओं के। और ये मैं 2019 की रिपोर्ट बता रही हूँ, उसके पहले की मतलब उसके बाद की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। और मतलब जिस तरह से आपने देखा कि महिलाओं के साथ हुआ, महिलाओं को तो कह दिया गया आत्मनिर्भर हो जाओ, क्योंकि हम आपको नहीं बचाने वाले, हम तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हम तो एनकाउंटर करते हैं, हम तो बदमाशों को एनकाउंटर में मार देते हैं। और जो लोग महिलाओं के साथ अपराध करते हैं उनको तो उत्तर प्रदेश की सरकार बचाती है, ये आपने भी देखा है। और ये हमने हाथरस के मैटर में देखा कि किस प्रकार से मतलब अंधकार नहीं, अन्याय की पराकाष्ठा मैं कहूंगी, जो हमने हाथरस में एक बेटी की लाश को जिस तरह से जलाया गया पेट्रोल छिड़क कर, वो देखा हमने। आपको बता दूं कि जो एससीज है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, मतलब एससी कम्युनिटी, इस समुदाय के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध हुए हैं। आपको बता दूं कि हर दिन उत्तर प्रदेश में 1 से अधिक एससी महिला का बलात्कार होता है, 1 से अधिक। अगर आप क्राइम्स को देखें तो मैं जब से उत्तर प्रदेश में, इसके पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो 2014 से अगर देखूं तो 47% अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। और योगी सरकार के 4 सालों में 14.3% बढ़ोतरी हुई है। तो अगर पहले 100 होते थे तो अब 114.3 केसेस आते हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उनके विरुद्ध। जिस प्रकार से आपने देखा कि बेटियों के साथ हुआ, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये बचाते हैं उन लोगों को जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। हाथरस में देख लीजिए, आजमगढ़ में देख लीजिए, बागपत में देख लीजिए, बुलंदशहर में देख लीजिए, बलरामपुर में, शाहजहांपुर में, फतेहपुर में, गोरखपुर में, और भी कई जगह है जहां पे हमने देखा कि किस प्रकार से बेटियों के साथ अपराध हुए, उनके बलात्कार हुए। और जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर ने पूरा परिवार खत्म कर दिया एक बेटी का, और चिन्मयानंद को इन्होंने बचाया, और जिस लड़की ने उनके ऊपर केस किया था उस लड़की ने को जेल में डाला, चिन्मयानंद को, वही मसाज वाले मालिश मास्टर, उनको अस्पताल भेज दिया गया था। और आखिर में वो लड़की इतने दबाव में आ गई कि वो हॉस्टाइल हो गई। ठीक है, आपने ये करा, मगर ये क्या आप और मैं भूल जाएंगे? क्या अगली बार आप इनकी सरकार को लाएंगे? अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि आपने सोचा था कि अगर कोई विक्टिम है, पीड़िता है, तो उसका साथ पुलिस देगी, सरकार देगी, और जब दबाव बनेगा तो देगी। लेकिन हाथरस वाले मैटर में हमने साफ देख लिया कि इन्होंने बेटी का कैरेक्टर असैसिनेशन करा, कहा कि उसका रेप नहीं हुआ। बाद में जो एसआईटी थी उसकी इन्वेस्टिगेशन में आया कि रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। और हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जिस प्रकार से टिप्पणी करी वो आपने देखा। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो उसके परिवार को, बेटी तो मर गई पहले, उसके परिवार को इन्होंने प्रताड़ित किया, ये आपने भी देखा। जिस प्रकार से इन्होंने अगर आप महिलाओं के बारे में बात करें तो टोटल क्राइम्स अगर महिलाओं का देखें, जैसे मैंने आपको शेड्यूल कास्ट वाला बताया 14.3% 4 साल में, आपको बता दूं कि आदित्यनाथ की सरकार में 20% बढ़ोतरी हुई है
महिलाओं के प्रति अपराधों में। आपको याद होगा कि सीएए के प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने एक समुदाय विशेष की महिलाओं के साथ क्या किया, किस प्रकार उन्हें जेल में डाला, किस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, और उनके साथ जो भी आया, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की भी एक नेत्री कोई थी जिनको उठा के इन्होंने जेल में डाला। तो बड़ा दुखद विषय है। ये कहते हैं कि हम कोई फर्क नहीं करते, मगर आप भी जानते हैं कि ये कितना फर्क करते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर बेटी को बचाना है तो अगली बार इन्हें सरकार में नहीं आने देना है। आदित्यनाथ अपने आप को योगी कहते हैं, इनको योगी मानना हमारी गलती है, इनको योगी कहना हमारी गलती है। इनको कुछ कहना है तो अजय सिंह बिष्ट जी कहिए, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पद का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। आदित्यनाथ वो क्योंकि एक मठाधीश है इसलिए, और अगर वो एक मठाधीश है तो क्या उनको अपने धर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने धर्म की को बढ़ाए, उसको करने के बजाय राजनीति में आकर आप राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी, मतलब आपको लालच है इस कुर्सी का। तो नैतिकता के आधार पर इनको पद पर नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप हर महिला को ले, अभी मैंने आपको शेड्यूल कास्ट महिलाओं का, दलित महिलाओं का बताया था, अब बता रही हूँ कि हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है, हर 90 मिनट में एक बच्चे के खिलाफ अपराध होता है, महिलाओं के खिलाफ हर रोज करीबन 162 अपराध होते हैं। ये है उत्तर प्रदेश में। तो बेटियों को अगर बचाना है तो अगली बार इस सरकार को नहीं लाना है। जिस प्रकार से इन्होंने हाथरस की बेटी के साथ किया, उस चीज को आपने नहीं भूलना है, इसे याद रखना। इसके अलावा अगर अब आ जाते हैं इनके स्कैम्स के ऊपर, तो अगर आप स्कैम्स की बात करें तो आपको याद होगा कि जब 2017 में इनकी सरकार आई और फरवरी 2018 में इन्होंने जो अपना पहला इन्वेस्टर्स मीट किया था, इन्वेस्टर्स समिट किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि 1045 परियोजनाएं जो हैं उन पर MOU साइन किया गया। उन 1045 परियोजनाओं में से 4 तो नहीं, 3 साल कह लीजिए, 3 साल में मात्र 90 परियोजनाएं जो हैं उनमें उत्पादन शुरू हुआ है। जी हाँ, 1045 में से 90, 1045 MOU साइन हुए और 90 में उत्पादन शुरू हुआ है। अगर आप देखें कि किस प्रकार से अत्याचार इन्होंने इनके यहाँ बढ़ा है, तो ये बहुत साफ है कि जब ये बंगाल में जाते हैं और कहते हैं हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, हम बंगाल को बहुत अच्छा बनाएंगे, तो बंगाल वाले लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये क्या करने के लिए आ रहे हैं। अब इनके यहाँ अगर आप युवाओं को देखें तो इन्होंने कहा था 70 लाख नौकरियों के बारे में इन्होंने कहा था, उसके बारे में भी बताती हूँ मैं, लेकिन मैं आज बता दूं कि 2020 में 34 लाख युवा जो हैं, और वो शिक्षित युवा, वो बेरोजगार हो गए थे। यानी कि 2 साल के अंदर 12.5 लाख जो युवा हैं वो अधिक बेरोजगार हो गए थे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हुआ, पहले भी हुआ इनके समय में और कोविड काल में, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और 34 लाख हो गया। इन्होंने कहा था कि 70 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में 5 साल में ये नौकरी देंगे, लेकिन 58.43% ग्रोथ जो है हुई है बेरोजगार युवकों में 2016 से 2018, मतलब ये जब आए हैं वो वाला साल ले और 2018 तक का, उसके बाद आप जानते हैं कि और बढ़ गया है। आपको बता दूं कि किस प्रकार से इन्होंने जो बात कही थी कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, ये लोगों को नौकरी देंगे, तो बेसिक शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से पता चला है कि 41,556 पद जो हैं उस पर शिक्षकों को बहाल किया गया है, मगर अभी भी 1,43,926 पद जो हैं वो खाली है। इसके अलावा घोटालों की बात कर लें, इनके यहाँ पशुधन विभाग में टेंडर घोटाला हुआ है और इसमें करोड़ों रुपए का ये घोटाला है जो पिछले साल जून के महीने में सामने आया था। वन विभाग में 27 करोड़ का घोटाला है और वहां पे
पौधारोपण और नर्सरी विकास कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम चल रहे थे 2017 से 2019 तक, उसमें ये 27 करोड़ का घोटाला हुआ है। स्मार्ट मीटर खरीदे इन्होंने, स्मार्ट मीटर जो खरीदे हैं 3 सालों में, उसमें 2000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक मीटर और 500 करोड़ रुपए के करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर इन्होंने खरीदे हैं, सब कुछ बढ़े हुए दामों पे। और इसको आप समझने के लिए अगर पीपीई किट के घोटाले की बात करूं तो उससे आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। 2800 रुपए की पीपीई किट 15,000 रुपए से भी ज्यादा में सरकार द्वारा खरीदी गई। ये पैसा किसका? ये पैसा आपका है। नागरिकों को अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आपको लगता हो कि मैं तो टैक्स नहीं देता या देती, लेकिन आप देते हैं, और जो टैक्स देता है ज्यादा वो आपके लिए देता है। वो इसलिए देता है ताकि आपको अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी सड़कें मिले, भ्रष्टाचार ना हो। पर आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता दिखता, और आपको लगता है ये कभी नहीं बदलेगा। हिम्मत रखिए, अगर आप जागरूक हो जाएंगे, आप शिक्षित हो गए ना, तो आप यकीन करिए कि कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे बदल रही हैं, बदलेंगी, बदलनी पड़ेंगी। आपको 2800 रुपए के ऑक्सीमीटर के बारे में भी बता दूं कि 12,000 से भी ज्यादा में इसे खरीदा गया। अब आपको एक और घोटाले के बारे में बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में क्लास 1 से क्लास 8 तक की जो टेक्स्ट बुक्स है उसके टेंडर में 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। पंचायती राज विभाग में परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाला हुआ है 700 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 700 करोड़। अब आपको क्या लग रहा है कि ये पैसे पर आपका अधिकार नहीं है? ये पैसे पे आपका अधिकार है, ये आपका देश है, ये आपका शहर, आपके पैसे। इसी पैसे से सड़कें बनती हैं, अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं, अच्छे डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल्स में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जहां गलत देखिए वहां पे आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि इस वक्त स्थिति ऐसी नहीं है कि आप लोग बोल सके, मगर करना पड़ेगा। आप देखिए कि किस प्रकार से मैंने आपको शिक्षकों के बारे में बताया। शिक्षकों की कमी को उत्तर प्रदेश की सरकार मानती है, हमारे उत्तराखंड में भी मानती है, लेकिन क्या भर्ती होती है? नहीं होती। ये पैसा कहां जा रहा है? उत्तराखंड में अगर मैं आपको बताऊं तो करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट दिए गए। आजकल पूरा शहर पटा पड़ा है मुख्यमंत्री के पोस्टर्स से। क्यों है? क्योंकि उनको दिखाना है, आपके दिमाग के अंदर उस चीज को डालना है कि वे मुख्यमंत्री है। इसका मतलब है कि आप मान ही नहीं पा रहे कि कौन है। भाई बहुत तरीके हैं करने का ये काम, लेकिन पूरे शहर में अपना चेहरा लगा देने का ये पूरा जो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको ही खाली कर देता है। आपको मैं उत्तर प्रदेश का यूरिया घोटाला के बारे में भी बताना चाहती हूँ। उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने माना है कि 6,694 यूरिया की जो बोरी मानक के आधार पर नहीं बेची गई। शिक्षक भर्ती घोटाले में बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें 192 शिक्षकों को तैनात किया गया है एक ही पैन कार्ड के नंबर पर, और उस पर उनको वेतन मिल रहा है। तो ये कितना बड़ा घोटाला आप समझ सकते हैं। एक ही व्यक्ति को इतने सारे पैसे, एक ही को तो मिला, क्योंकि एक पैन कार्ड और कई ना, बैंक तो एक ही के उसमें जाएगा ना। तो आप सोचिए जरा, अगर सिर्फ 50,000 रुपए हो और 200, क्योंकि 192 है इसलिए 100 मान लीजिए, तो कितने हो गए? जरा हिसाब लगाइए। एक का 50,000 और 2 का 1 लाख, यानी कि मतलब आप ये समझ लीजिए 100 का आधा कर लीजिए 50, मतलब क्या 50 लाख रुपए कर क्या रहे हैं वहां पे। अब उत्तर प्रदेश में जो 1.5 लाख से अधिक पद है टीचरों के, उन पर क्यों नहीं भर्ती करा जा रहा है? एक और मैं घोटाला बताना चाहती हूं आपको, DHFL PF घोटाला। भाजपा सरकार में यूपी पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है, जो PF फंड होता है, उसके 2,631 करोड़ रुपए का
अनियमित तरीके से DHFL में निवेश कर दिया गया। और आपको याद होगा कि मिर्जापुर का एक मैटर और आया था, ये घोटाला था, क्योंकि बच्चों को रोटी और नमक खिलाया जा रहा था। और हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि बच्चों को कम से कम अच्छा खाना तो मिले। ये हम एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ था, जिस पत्रकार ने रिपोर्टिंग करी थी उसके ऊपर केस कर दिया गया था। आप जैसा कि जानते हैं पेज पर बहुत रोक लगी हुई है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जितने घोटाले हैं उत्तर प्रदेश के वो उनके बारे में लोगों को पता चले। उत्तराखंड में जिस प्रकार से नए मुख्यमंत्री आए हैं और बड़े सोच समझ के उन्होंने लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए जिस प्रकार से वो इस वक्त बयान दे रहे हैं, देखिए ये बयान उन्होंने ऐसा दिया था फटी हुई जीन्स वाला, उसमें बहुत सारी बातें थी। JNU के प्रोफेसर, फिर उसके बाद महिलाओं को नीचे करेंगे तो अपनी पार्टी में आगे बढ़ेंगे, और लोग पोलराइज हो गए। आप लोग एक संस्कृति और संस्कार और नहीं है संस्कार के बीच में बटके रह गए। तो आपको तो बांट दिया इन्होंने और आप बट भी गए। लेकिन ये किया क्यों इन्होंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये बदल गए और ये नए आए हैं, तो अब ये काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ना पिछले वाले ने काम किया, तो ध्यान कैसे भटका? सब लोग लड़ रहे हैं। ये मोदी की टैक्टिक है, ये भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक है। संभलिए, समझिए, शिक्षित होइए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके पास जो शक्ति है उसको आप जिस दिन पहचान लेंगे, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा, आपको कोई बरगला नहीं सकेगा, आपको अच्छी व्यवस्थाएं देने पर मजबूर हो जाएगा। अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा का जो गिफ्ट है, शिक्षा का उपहार दीजिए। शिक्षा आपके बच्चों को आगे ले जाएगा। केवल शिक्षा पर जोर दीजिए। जो सरकार आती है उनसे कहिए कि आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। अगर आप तंदुरुस्त होंगे और आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, आपको कोई उत्पीड़ित नहीं कर पाएगा। दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कहीं नहीं जा रहे हैं और इसलिए आपको ये स्वयं करना पड़ेगा। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।